हेलो दोस्तों। आज की इस क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान के ऐसे महान मनोवैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जिनके सिद्धांतों पर सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट व अन्य ऑल टीचिंग एग्जाम्स में नियमित रूप से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वो हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे अक्सर विद्यार्थी पियाजे का नाम सुनते ही सीधे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर आ जाते हैं, लेकिन सच ये है कि उनकी इन चार अवस्थाओं को सही ढंग से समझने के लिए पहले पियाजे के मूल सिद्धांत को, उनके बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, आज हम उनकी सभी महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो कीवर्ड्स उन्होंने दिए हैं उनको विस्तार से समझेंगे। जिन कंसेप्ट पर उनका पूरा सिद्धांत आधारित है उन कंसेप्ट को समझेंगे, जैसे स्कीमा, अडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। ये सभी अवधारणाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं इस बात को जानेंगे। कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जीन पियाजे के सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को एक करके समझते हैं शानदार उदाहरणों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं जीन पियाजे के परिचय से। जीन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। उनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ। वे एक प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट थे और शिक्षा दार्शनिक थे। उन्हें संज्ञानात्मक विकास का जनक माना जाता है। उन्होंने बच्चे को एक निष्क्रिय नहीं बल्कि एक एक्टिव लर्नर बताया। इसलिए उनके सिद्धांत को रचनावादी सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि वे कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। उनके द्वारा लिखी गई 2 मुख्य पुस्तकें हैं, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द ऑरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रंस। ये 2 बुक हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उनका जो मुख्य थॉट था वह यह था कि जो बच्चे हैं वो छोटे वयस्क नहीं होते, वे अपने अनुभवों और वातावरण के साथ सक्रिय रूप से एक्टिव रह करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। वे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसलिए उनकी थ्योरी को कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी भी कहा जाता है। पियाजे ने बच्चों पर शोध करते हुए समझाने का प्रयास किया कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, किस प्रकार समझते हैं और अपने अनुभव के आधार पर वे ज्ञान का विकास किस तरह से करते हैं। शिक्षा जगत में उनके योगदान को, जो आजकल हमारी आधुनिक शिक्षा जगत है, वहाँ पर उनके योगदान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके द्वारा दिया गया एक्टिव लर्निंग और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, डिस्कवरी लर्निंग, ये सब उनके द्वारा ही दिए गए सिद्धांत थे। तो आज इनकी बहुत चर्चा हमारी एजुकेशन में रहती है। तो ये सब जो है जीन पियाजे की देन है हमारे लिए, हमारी एजुकेशन के लिए। जीन पियाजे के मुख्य सिद्धांत थे, उनके विचारों को समझते हैं। तो उनका पहला विचार था कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है। पियाजे का मानना था कि बच्चा जन्म से ही एक्टिव लर्नर होता है। वह केवल सुनकर या रटकर नहीं सीखता, बल्कि अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी एक्टिविटी के आधार पर और वातावरण के साथ इंटरेक्शन करके बच्चा सीखता है। वो कहते हैं कि बच्चा कोई ज्ञान बाहर से नहीं दिया जा सकता। बच्चे को ज्ञान, बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आप बच्चे को चुंबक दे देते हैं, एक मैग्नेट दे देते हैं, तो बच्चा उसे अलग अलग जगह पर लगाकर ट्राई करेगा। कहीं पर वो चिपकेगी, कहीं पर वो नहीं चिपकेगी। आप बच्चे को कुछ वस्तुएं दे दीजिए, पेपर, कील, सिक्का, रबड़, आटा, इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को दे दो। अब बच्चा ट्राई करेगा लगा लगा के। अब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेगा कि चुंबक जो है ना वो लोहे के आइटम पे चिपक रही है, उसके अलावा जो भी कोई अलग मटेरियल है, रबड़ है, लकड़ी है या प्लास्टिक है, वहाँ पर नहीं चिपक रही। तो ये बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैग्नेट कहाँ चिपकता है, कहाँ नहीं चिपकता। आप बच्चों पे ही छोड़ दीजिए, बच्चों को एक मैग्नेट देके बच्चे पे छोड़ दीजिए। अब बच्चे ने जो एक्सपीरियंस लिया, जो बच्चे ने एक्टिविटी करके एक्सपीरियंस लिया, उसके आधार पर बच्चे ने अपने ज्ञान का निर्माण कर लिया। उसे पता लग गया कि चुंबक है वो आयरन पर चिपकती है। ठीक है, इस तरह से बच्चे अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेकंड पियाजेट कहते हैं कि बच्चा जो है वह एक्टिव लर्नर है। उनका मानना है कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में एक्टिव रहता है, हमेशा एक्टिव रह के भूमिका निभाता है। कई बार क्लासरूम में हम देखते हैं कि बच्चे बहुत क्वेश्चंस करते हैं, घर में भी बच्चे बहुत क्वेश्चंस करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों में लगे रहते हैं। तो वो सीखने के लिए खुद ही इतने आतुर होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। बच्चा साइकिल चलाता है, वो केवल देख के नहीं चलाता, वो खुद करके चलाता है। एक्टिव जब तक वो नहीं होगा वो नहीं सीख पाएगा चलाना। ठीक है, तो अभ्यास करके ही सीखा जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि लर्निंग जो है वो एक्टिव रह कर की जाती है और जो स्टूडेंट है वो एक एक्टिव लर्नर होता है। थर्ड उनका विचार है कि सीखना अनुभव पर आधारित होता है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस होता है। पियाजे के अनुसार वास्तविक जो सीख मिलती है वो हमें अनुभव से, गतिविधियों से और प्रत्यक्ष अवलोकन से मिलती है। आप बच्चों को बुक में दिखा दीजिए प्लांट है, प्लांट का बर्ड है, प्लांट का पार्ट्स है, रूट्स है, बच्चों को कुछ नहीं समझ में आएगा। वहीं आप बच्चे को एक प्लांट के पास ले जाइए और बताइए देखो ये पत्ते के, ये इसके लीव्स हैं, ये इसकी यहाँ पे रूट्स उड़ रही हैं, ये इसका तना है, बच्चा ईजिली समझ जाएगा। तो बच्चा जो सीखता है ना वो अनुभव से, एक्सपीरियंस करके सीखता है।
ठीक है। अब आते हैं पियाजेट की इंपॉर्टेंस की टर्म्स पर, जो पियाजेट हमें समझाना चाहते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो अब समझेंगे स्कीमा क्या है। स्कीमा हमारे दिमाग में ना पहले से मौजूद एक फ़ाइल है। उस फाइल के अंदर जो हमारा पहले से मौजूद ज्ञान है, जिसको हम अपने अपने अनुभव के आधार पे बना लिया है, एक समझ के आधार पर हमने उससे बना लिया है, वो स्कीमा होता है। जैसे कि मेरे माइंड में एक फ़ाइल है, ये सिर्फ समझाने के लिए फ़ाइल है, असल में माइंड में कोई फ़ाइल नहीं होती है, ये एक मेंटली फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो एक मेरे माइंड में फ़ाइल है, उसमें मैंने इमेज बना रखी है, ये एप्पल है, ये बनाना है, ये रोटी सब्जी है, कोई भी मैंने आइटम की इमेज बना रखी है। तो वो इमेज मैंने कैसे बनाई है? पहले मैंने अपने कुछ ज्ञान लिया होगा कि अच्छा ये एप्पल होता है, रेड कलर का होता है, खाया जाता है, ये फ्रूट कैटेगरी में आता है, और मेरे को उसकी इमेज मेरे माइंड में बन गई। अब जैसे कोई मुझे एप्पल कहता है, तो मुझे एप्पल प्रत्यक्ष अपने सामने नहीं चाहिए, मैं समझ जाती हूँ कि एप्पल कैसा होता है, एप्पल का रंग रूप क्या है। तो ये जो एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो गई है ना, इसको ही हम स्कीमा कहते हैं। तो ऐसे ही इमेज बच्चे के भी माइंड में क्रिएट होती है, ठीक है। तो यही हमारे दिमाग का स्कीमा होता है। अब समझते हैं एग्जाम्पल से। राहुल एक बच्चा है, सबसे पहले राहुल ने एक डॉगी देखा, उसके दिमाग में कुत्ते का स्कीमा बन गया। अब राहुल एक लोमड़ी देखता है। अब राहुल अपने पुराने स्कीमा को, यानी कि जो उसने देखा था ना कि डॉग के 4 पैर होते हैं, एक दूम होती है, वफादार होता है, भौंकता है, ये सब उसने कुत्ते के कैरेक्टर देख लिए थे। अब जब वो लोमड़ी को देखता है, तो वो इतना तो रिलेट कर पाता है कि हाँ ये भी कोई जानवर है, क्योंकि ये कुछ कुछ वैसे ही है, तो वो भी एक जानवर था और ये भी एक जानवर है। तो इस तरह जो स्कीमा है ना, वो हमारी सोचने, समझने और सीखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्कीमा। अब नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जब हम नई जानकारी को अपनी पहले से बनी हुई जानकारी में शामिल कर लेते हैं। मेरे पास एक डॉगी की इमेज पहले से ही सेट थी, अब मैं उसमें बकरी की इमेज भी सेट कर लूँ, ठीक है। तो ये हमारी, और हमने डॉगी की इमेज में कोई चेंजेस भी नहीं किया है, तो बिना पुरानी जानकारी को बदले जब हम नई जानकारी उसमें ऐड कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो राहुल को पहले से पता था कि सेब का रंग लाल होता है। अब राहुल ने देखा कि एक हरा रंग का सेब है, तो राहुल सोचता है ये भी सेब है, पर सेब तो लाल रंग का होता है, अच्छा तो ये हरे रंग का सेब है, ठीक है ये भी सेब है। राहुल अपने पुराने स्कीमा में इस हरे सेब को भी शामिल कर लेता है कि ये कच्चा सेब है, वो पक्का सेब होगा, ठीक है। तो उसने अपने पुराने स्कीमा में कोई चेंजेस नहीं किया और नया स्कीमा भी उसमें ऐड कर लिया। तो जब हम अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी ऐड कर लेते हैं, पुरानी जानकारी में बिना कोई बदलाव किए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। ये एसिमिलेशन होता है और हमारी सीखने की प्रक्रिया में हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अकोमोडेशन क्या होता है। अकोमोडेशन, जब नई जानकारी हमारी पुरानी जानकारी में फिट नहीं बैठती, तो हम अपनी पुरानी जानकारी में कुछ चेंजेस करते हैं और उसको फिर नया बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। जब पुराना दिमाग नई बात को नहीं समझ पाता, तो दिमाग अपने आप पुरानी जानकारी को बदलकर नई जानकारी के हिसाब से नई बात को समझता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल सोचता था कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, ये उसकी पहली जानकारी थी। अब राहुल को पता लगा कि शुतुरमुर्ग और पेंगुइन तो उड़ ही नहीं सकते। तो ये जो उसकी नई जानकारी है, पुरानी जानकारी में फिट बैठी? नहीं बैठी, क्योंकि पहले तो वो ये मान रहा था कि सभी पक्षी उड़ते हैं। अब राहुल ने क्या किया? राहुल ने अपनी पुरानी जानकारी को थोड़ा बदला कि नहीं, कुछ पक्षी उड़ सकते हैं और कुछ पक्षी नहीं उड़ सकते, ठीक है। यहाँ उसने पुरानी जानकारी में चेंजेस किए। इस चेंजेस के प्रोसेस को हम कहते हैं अकोमोडेशन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा इक्विबिलिरेशन। इक्विबिलिरेशन क्या है समझते हैं। जब बच्चा नई जानकारी को समझने के लिए अपने पुराने ज्ञान यानी कि पुराने स्कीमा में बदलाव करता है और अंत में एक नया संतुलन बना लेता है, तो ये जो संतुलन वाली अवस्था है ना, इसी को इक्विबिलिरेशन कहा गया है। एग्जाम्पल से देखते हैं। राहुल सोचता था कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, फिर उससे पता चला कि शुतुरमुर्ग और पेंगुइन नहीं उड़ सकते। राहुल ने अपने पुराने ज्ञान में चेंजेस किए। अब उसे समझ में आया कि कुछ पक्षी नहीं उड़ सकते और कुछ पक्षी उड़ सकते हैं, ठीक है। अब राहुल ने सही संतुलन बना लिया, सही ज्ञान का संतुलन बनाया। अब उसे क्लियर हुआ कि कुछ पक्षी उड़ सकते हैं और कुछ पक्षी नहीं उड़ सकते, यही बात सही है। हम ये नहीं कह सकते कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, कुछ पक्षी नहीं भी उड़ सकते और कुछ पक्षी उड़ सकते हैं। यहाँ पर जो उसने अपना संतुलन बनाया है, यही पोजीशन इक्विलिब्रेशन कहलाती है। क्लियर है? यानी बच्चा ना तो गलत
ज्ञान के साथ रहता है, पुराना जो गलत ज्ञान है, और ना ही नए ज्ञान में उलझा रहता है, बल्कि वह दोनों ज्ञान के बीच में एक संतुलन बना लेता है और संतुलित हो जाता है। यही सीखने का असली लक्ष्य होता है और ये मानसिक संतुलन की अवस्था है। बच्चा अब नई परिस्थितियों को अच्छे से समझकर और स्वीकार कर पाता है। अब नेक्स्ट कीवर्ड है अडॉप्टेशन। आप समझेंगे अडॉप्टेशन क्या होता है। अडॉप्टेशन मीन्स अनुकूलन। जब बच्चा अपने वातावरण के अनुसार खुद को बदलता है और नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर सोचने और व्यवहार करने लगता है, तो इसे अडॉप्टेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, अडॉप्टेशन सभी करते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो या बच्चे हों। मतलब बच्चा अपने सोचने, समझने और व्यवहार को बदलकर नए माहौल के साथ तालमेल बिठाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल गर्मियों में हल्के कपड़े पहनता था, यह उसकी पुरानी समझ थी, पुरानी आदत थी। अब सर्दियों का मौसम आ गया और उसे ठंड लगने लगी। अब पुरानी आदत से काम नहीं चलने वाला है, तो राहुल ने सोचा और सीखा कि ठंड में गर्म कपड़े पहनने चाहिए, और उसने अपनी समझ और व्यवहार को बदल लिया। अब राहुल ठंड में स्वेटर, जैकेट पहनता है और स्वस्थ रहता है। ये नई स्थिति जो उसके सामने आई, उसने सफलतापूर्वक उससे तालमेल बिठा लिया। ठीक है, यहाँ तो ये जो तालमेल बिठाने का प्रोसेस था, यही है अडॉप्टेशन, अनुकूलन। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब बच्चा अपने मन में मौजूद अलग अलग आकृतियों, अलग अलग जानकारियों, अनुभवों और विचारों को क्रमबद्ध करके एक सुव्यवस्थित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके में जोड़ लेता है, ताकि वह चीज़ों को अच्छे से समझ सके, उनका सही उपयोग कर सके। इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ कुछ अलग अलग टुकड़े रखे हुए हैं तस्वीर में, उससे भी कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या है। अब बच्चा सोचता है, समझता है, टुकड़ों को सही क्रम में लगा लेता है। ठीक है, अब एक पूरी तस्वीर बन गई। ये जो उसने सही तरीके से व्यवस्थित कर दिया है, इस सिनेरियो को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि मन में मौजूद जो भी उसकी जानकारियाँ थी, उनको सही क्रम में, सही व्यवस्था में जोड़ना, ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, जब टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है और कोई इंग्लिश पढ़ा के चला गया, कोई मैथ पढ़ा के चला गया, कोई एसएसटी पढ़ाने आया, तो ये बच्चे इसको अपना ऑर्गेनाइज करते हैं कि एक विषय को दूसरे विषय से कैसे जोड़ना है, कैसे बच्चों को रिलेट करके उन्हें समझना है, अपने दिमाग में फिट करना है। तो ये जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन। एक एक करके दोनों को समझते हैं। सेंट्रेशन होता है जब बच्चा किसी स्थिति या चीज़ में केवल एक ही पहलू पर ध्यान देता है और बाकी पहलुओं को अनदेखा करता है। इसे हम कहते हैं सेंट्रेशन। जैसे कि एक छोटा बच्चा फ़ोन पर अपने पापा से बात करता है और वह कहता है, पापा ये देखो मेरे हाथ में जो खिलौना है, इसकी चाबी खो गई है, ये चल नहीं रहा है, और मैं इस खिलौने को ऐसे चलाता था, कुछ भी वो फ़ोन पर कहता है। तो यहाँ बच्चा बहुत सेंट्रेशन है, उसको नहीं पता कि पापा सिर्फ फ़ोन पे आवाज़ सुन सकते हैं, जो मैं उन्हें दिखा रहा हूँ वो उनको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ बच्चा सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान देता है और अपनी बात अपनी सुनता है, अपनी चलाता रहता है, एक पहलू पर ध्यान देता है और बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल से पूछा गया, इसमें किस गिलास में पानी ज़्यादा है, ए में ज़्यादा है या बी में ज़्यादा है? बच्चे ने कुछ भी नहीं देखा, उसने बस ये देखा गिलास लंबा कौन सा है। अच्छा, ये वाला बी वाला गिलास लंबा है, तो उसने बोल दिया कि बी में पानी ज़्यादा है। यहाँ पे ये सेंट्रेशन का गुण है जो हमें बच्चे में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब डिसेंट्रेशन इसका अपोजिट होता है। जब बच्चा किसी स्थिति या चीज़ के सभी पहलुओं पर ध्यान देता है, उन्हें सही समझकर सही निष्कर्ष निकालता है, तो इसे कहते हैं डिसेंट्रेशन। जैसे कि एक रोटी की लोई थी, गोल बनी हुई थी, फिर उसको किसी ने चपटा करके बोला, आप बताओ कौन सी ज़्यादा है, गोल वाली या चपटी वाली? तो बच्चे को पता है कि गोल लोई से ही इन्होंने उसको चपटा करा है, तो ज़्यादा नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो बच्चा कहता है कि दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ पे बच्चे ने थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग अपनी लगाई, इससे उसकी लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा डिसेंट्रेशन, जिसमें बच्चा किसी भी चीज़ के, किसी भी वस्तु के सभी पहलू देखता है और समझता है। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? जब बच्चा किसी मानसिक क्रिया या परिक्रिया को उल्टा करके उसे फिर से पहले की स्थिति में ले आए, तो इसे रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे बच्चा एक क्ले से खेल रहा है और बच्चे ने क्ले को एक गोल सर्कल में बनाया। ठीक है, अब कुछ देर में बच्चा उसको एक सांप के शेप में बना देता है और फिर से वो उसे दोबारा से उस शेप को ख़राब कर पहले वाली स्थिति में वापस ले आता है, फिर से उसको एक बॉल की तरह या गोल सर्कल में बना देता है। तो राहुल ने जो बदलाव किया था, वह उसे वापस उल्टा उसी स्थिति में ले आया जो वो पहले थी। इस परिक्रिया को हम रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चा ये जान जाता है कि जो बदला है उसे पहले जैसा किया जा सकता है। बच्चा जानता है कि कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होता, वे उसे उल्टा करके वापस पहले जैसा कर सकता है। ये क्षमता बच्चों में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर आती है
और यही रिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चों को कंजर्वेशन समझने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस है कि बच्चे की से रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ जाती है और बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पियाजे के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे जो हैं वो एक सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की सोचने, समझने और खुद खोजबीन करने की क्षमता को विकसित करना होना चाहिए कि बच्चा खुद सोचे, खुद खोजे और खुद ही समझे। तो यहाँ पे उनके जो उद्देश्य हैं वो है लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता उनमें बढ़ाना, स्वतंत्र चिंतन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग विकसित करना, क्रिएटिविटी का गुण उनमें बढ़ाना और बच्चों को सेल्फ लर्निंग के लिए प्रेरित करना कि बच्चे खुद से लर्न करें, खुद से सीखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पियाजेट के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। तो इनकी विशेषताओं को देखते हैं। फर्स्ट है कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्नर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इस सिद्धांत में बच्चे को शिक्षा का केंद्र माना गया है। शिक्षण में बच्चे की रुचि, बच्चे की क्षमता और बच्चे के विकास के स्तर के अनुसार उनकी हमें जो भी हमें पढ़ाना है, टीचिंग करानी है, लर्निंग करानी है, बच्चों को ध्यान में रख के ही हमें सब कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बच्चों के इंटरेस्ट को, बच्चों की कैपेबिलिटी को, बच्चों के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ाना है वो उसे वैसे ही प्लान करना चाहिए। सेकंड है लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा क्रिया करके ही सीखता है, एक्सपीरियंस लेकर बच्चा सीखता है, तो हमें लर्निंग को एक्सपीरियंस बेस्ड बनाना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो वो कहते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। बच्चे खेल में, प्रयोग में, ग्रुप डिस्कशन में, प्रोजेक्ट आदि से सीखें। इससे बच्चों का होल डेवलपमेंट होता है, समग्र विकास होता है। तो हमारी लर्निंग जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। फोर्थ, वो डिस्कवरी लर्निंग का बहुत सपोर्ट करते हैं कि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है, वो खुद खोजबीन करता है, खुद खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है। खोजने की प्रक्रिया से ज्ञान गहरा, स्थायी और रोचक बनता है। इसलिए डिस्कवरी लर्निंग भी पियाजेट के सिद्धांत की बहुत अच्छी विशेषता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण कर रहा है। यहाँ नया ज्ञान बच्चों के पास पहले से मौजूद ज्ञान पर आधारित होता है। जो बच्चों ने पहले एक्सपीरियंस करके सीखा है उसी के आधार पर अपना नया ज्ञान बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित है ये थ्योरी। ये सिद्धांत बच्चों के कॉग्निटिव यानी कि मानसिक विकास पर आधारित है। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, तर्क करने और समस्या समाधान करने की शक्ति का विकास बच्चे करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत में हम सीखते हैं कि बच्चे किस तरह सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, तर्क कैसे करते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं। ये किस तरह बच्चे पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, ये हमने सिद्धांत में सीखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि रोल ऑफ लर्नर क्या है अकॉर्डिंग टू पियाजेट। जो सीखने वाला शिक्षार्थी, उसकी क्या भूमिका होती है। तो शिक्षार्थी अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है, अपना ज्ञान खुद ले रहा है। वह अपने अनुभव और वातावरण के साथ सक्रिय रूप से तालमेल कर ज्ञान का निर्माण करता है। वह खोज करता है, प्रयोग करता है और समस्या समाधान के माध्यम से सीखता है। वह अपनी वर्तमान सोच स्कीमा को नए अनुभवों के अनुसार बदलता है और समायोजित करता है। वह धीरे धीरे उच्च स्तर की सोच और तर्क शक्ति को विकसित करता है। वहीं यहाँ पर रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए। तो टीचर को बच्चों को प्ले वे लर्निंग, लर्निंग मेथड, डिस्कवरी मेथड, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड देना चाहिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल देना चाहिए जहाँ बच्चे खुद सीख सकें। ग्रुप में उनकी एक्टिविटी कराएं, बच्चों को फील्ड में ले जाकर पढ़ाएं, बच्चों को प्रॉब्लम वाली सिचुएशन दें, यानी कि प्रॉब्लम से बच्चे सॉल्यूशन निकालेंगे। उनको सामग्री दें, वातावरण उपलब्ध कराएं, बच्चों से क्वेश्चन पूछें, उनको गाइड करें, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दें, स्वतंत्र रूप से उन्हें खोजने दें और निष्कर्ष पर पहुंचने में उनकी मदद करें। तो इस तरह के रोल को टीचर्स के भी होने चाहिए। अब यहाँ पर एक टर्म है यहाँ पर डिस्कवरी लर्निंग मेथड। ठीक है, जीन पियाजेट का खोज आधारित अधिगम। वास्तव में तो ये जो लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग है, ये जेरोम ब्रूनर ने दी है, लेकिन जीन पियाजे भी क्योंकि कहते हैं कि बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं तो वो खोजबीन करके ही करते हैं, इसलिए खोज आधारित अधिगम जीन पियाजे का भी है। पर अगर डिस्कवरी ऑफ लर्निंग का जनक पूछा जाए तो आपका आंसर जेरोम ब्रूनर होना चाहिए। ठीक है, अब खोज आधारित अधिगम क्या है। जब बच्चे किसी समस्या या स्थिति के बारे में स्वयं खोज करते हैं, प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर बच्चों को मिलता है, तो वह खोज आधारित अधिगम कहलाता है। यानी कि जब बच्चे खुद से खोज करते हैं, खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद से उसका कंक्लूजन निकालते हैं, जब सारा प्रोसेस बच्चे खुद करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये डिस्कवरी लर्निंग मेथड है। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा होता है कि इसमें बच्चा खुद भाग लेता है, बच्चे में जिज्ञासा, रुचि बढ़ती है और वो जो भी वो सीख रहा है ना, वो गहरा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, स्थायी हो जाता है। समस्या समाधान बच्चों में क्षमता विकसित हो जाती है, कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, और बच्चे खुद सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बच्चों में बढ़ जाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं
कि बच्चे जो हैं वो खुद अनुभव करके, खोज करके समस्याओं का समाधान कैसे ढूँढते हैं। पहली स्थिति है कि शिक्षक ने 2 समान ग्लासों में बराबर पानी रख दिया है और अब बच्चे से पूछा गया, क्या दोनों ग्लासों में पानी बराबर है? तो बच्चे का जवाब रहा हाँ। अब स्थिति चेंज हुई और एक ग्लास का पानी एक लंबे में और एक पतले ग्लास में डाल दिया जाता है, यानी कि चौड़े ग्लास में और एक पतले ग्लास में पानी पलट दिया जाता है। अब बच्चे से पूछा जाता है कि किस ग्लास में पानी ज़्यादा है। अब यहाँ पर बच्चा खुद खोज करेगा, खुद निष्कर्ष निकालेगा। बच्चा सोचता है, ध्यान से देखता है, सोचता है, कंपैरिजन करता है और निष्कर्ष निकालता है कि नहीं, दोनों में पानी की मात्रा बराबर ही है, क्योंकि उसने खुद को पानी डालते हुए भी देख लिया है और खुद ही ने पानी डाला है या टीचर ने उसके सामने डाला है। तो बच्चे ने खोज करी, यहाँ पे सोचा, ठीक है, कंपैरिजन किया और फिर बच्चे ने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, दोनों ग्लास में पानी बराबर है। ठीक है, तो हमें बच्चों को इसी तरह का माहौल देना चाहिए जहाँ बच्चे खुद से खोज करें, खुद से निष्कर्ष निकालें। तो इस जो डिस्कवरी ऑफ लर्निंग है, इससे हमें क्या समझ में आया कि बच्चे रटते नहीं हैं, समझते हैं और ज्ञान को स्थायी बनाते हैं, जीवन में उपयोगी बनाते हैं। इससे बच्चों की तार्किक सोच बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड करने से बच्चों की सोचने समझने शक्ति बढ़ती है और बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे यहीं ख़त्म हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ये जो 4 स्टेजेस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंसेप्ट पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।